हेलो बच्चों, हाय, मैं त्रिलोक व्यास रजनीश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हमने स्वतंत्र भारत की राजनीति क्लास 12 का पहला लेसन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो के अंदर ये देखा था कि भारत आजाद कैसे हुआ। जब भारत आजाद हुआ उस समय क्या रणनीति थी, उस समय भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय कौन सी परिस्थितियां थी। भारत आजाद तो हुआ, खुशियां थी, उमंग था, सब कुछ था, लेकिन इसके साथ साथ विभाजन भी था। हमारे भारत का एक दर्दनाक विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप एक अलग राष्ट्र बना जिसका नाम था पाकिस्तान। उस विभाजन के समय भारत में कौन सी चुनौती आई थी? एक चुनौती का हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन कर चुके हैं। दूसरी चुनौती क्या थी देख लेते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। अब भारत आजाद हो चुका था, भारत स्वतंत्र हो गया था, गुलामी की बीड़ियों से हम क्या हो गए थे, फ्रीडम हो चुके थे पूर्ण रूप से। लेकिन अब हमारे सामने दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। क्या भारत लोकतंत्र को कायम रख सकता है? पहली चुनौती में हमने देखा था अखंड भारत कायम रखना, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया अखंड भारत का निर्माण करना, अर्थात भारत को वापस टूटने से बचाना, अखंड रखना। अब दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। हमारा संविधान बना, उसमें मौलिक अधिकारों को क्या दी गई थी? गारंटी दी गई थी। हर नागरिकों को मताधिकार, अर्थात 18 वर्ष की आयु को प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का भारत में क्या होगा? अधिकार होगा। संसदीय शासन आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र हमने क्या कर लिया था भारत के अंदर? संसदीय शासन व्यवस्था को स्थापित कर दिया था। लेकिन क्या लोकतांत्रिक संसदीय काफी है? अर्थात कहने का मतलब हो गया लेकिन क्या लोकतांत्रिक संविधान जो हमने बनाया है ये काफी है? ये सारी चीजें हमने बना ली, ये सब कुछ कर दिया, लेकिन इसको व्यवहार में लाना और चलन में लाना हमारे लिए सबसे बड़ी क्या थी? उस समय चुनौती थी। ये हमारे सामने थी दूसरी चुनौती, भारत के सामने दूसरी चुनौती थी। इसी के साथ एक और चुनौती हमें मिलती है, तीसरी चुनौती। तीसरी चुनौती में होता है ऐसा विकास, यानी कि भारत को ऐसी विकास की आवश्यकता है जिसमें समूचे समाज का विकास हो, अर्थात भला हो। समूचे समाज का विकास और भला का मतलब ये हो गया इस भारत के अंदर विविध प्रकार की जातियां, विविध प्रकार के समुदाय रहते हैं, समूचे समुदाय का विकास और भला हो, यह हमारे सामने थी तीसरी चुनौती। इसी के क्रम में संविधान सबके लिए समानता रखे। जो हमने संविधान बनाया है उसमें सभी के लिए क्या हो? समानता हो, और उसको व्यवहार में लाना यह बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण था। वंचित तबकों एवं अल्पसंख्यक समुदायों की विशेष सुरक्षा। अब भारत जब आजाद हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, तो उसके बाद उसके सामने एक चुनौती ये आती है जो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब ये हो गया जो जातियां जो है वो संख्या के अंदर इस भारत में कम है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए? उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें क्या रखना था? ध्यान रखना था। लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्व, हमने संविधान के अंदर लोक कल्याण के लिए नीति निर्देशक तत्वों को भी क्या रखा था? शामिल किया था। और आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी के लिए कारगर नीति बनाना, और इसके साथ साथ हमें गरीबी से उबारना और देश का विकास करना। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया हमारे देश को तीसरी चुनौती जो थी वो विकास के लिए मिली थी, अर्थात देश को गरीबी से बाहर निकालना था। इस प्रकार हम जब आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, काफी खुशियां थी, उमंग था, लेकिन एक दर्दनाक विभाजन भी था। और दर्दनाक विभाजन के साथ साथ देश में थी तीन चुनौतियां। पहली चुनौती हमने पिछले वीडियो के अंदर देख ली थी, अखंड भारत कैसे रहेगा कायम, अखंडित कैसे रहेगा क्योंकि इतनी विविधताएं हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। सेकंड जो हमारे पास सामने थी लोकतंत्र को कायम रखना, हमारे सामने दूसरी चुनौती थी। और तीसरी चुनौती हमको मिल रही है विकास करना, अर्थात गरीबी से निकालकर देश का विकास करना। क्रम में हमने देखा भारत आजाद हो चुका था और आजादी के साथ साथ हमें मिला था विभाजन, एक दर्दनाक विभाजन। आजादी की खुशियों के साथ साथ ये दर्दनाक विभाजन में अपन बढ़ेंगे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन किस कारणों से हुआ, विभाजन की प्रक्रिया क्या रही, इन बारे में हम इसमें क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। विभाजन का मतलब हो गया दो राष्ट्र का निर्माण होगा, अर्थात भारत के
दो राष्ट्र बनेंगे, पहला होगा भारत और दूसरा कहलाएगा पाकिस्तान। इसका कारण क्या रहा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग पार्टी ने कहा था द्विराष्ट्र सिद्धांत। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था मुस्लिम लीग पार्टी ने दिया। मुस्लिम लीग पार्टी का मानना था कि भारत के अंदर दो कौमें रहती है, भारत के अंदर दो कौमें रहती है, एक रहती है हिंदू और दूसरी है मुस्लिम। जब दो कौमें हैं तो देश भी क्या होने चाहिए? दो ही होने चाहिए। इसी सिद्धांत पर इस भारत के क्या किए गए? दो टुकड़े किए जो कि बहुत ही दर्दनाक थे। इसी क्रम में इसकी विभाजन की प्रक्रिया क्या रखी गई? विभाजन की प्रक्रिया ये रखी गई, पहला होगा भारत, दूसरा क्या कहलाएगा? पाकिस्तान। और विभाजन को अमल में लाना दर्दनाक और कठिन था। इस विभाजन को अमल में लाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन था। हाँ, बहुत ही आराम से इजी वे में कह दिया गया कि विभाजन कर दिया जाएगा, लेकिन विभाजन से क्या हुई? संस्कृति का विभाजन हुआ, आपसी भाईचारे का विभाजन हुआ, परिवार टूटे, व्यक्ति के संबंध खत्म हुए। और इसका कहने के साथ साथ है, जो कल अपने आप को भारत का देश कहकर गौरवान्वित थे, आज वही लोग उसी के लिए क्या हो गए? पराये हो गए। उसी देश के लिए वो क्या हो गए? पराये हो गए। कहने का मतलब ये हो गया, जो ऐसे लोग थे जो अब भारत में नहीं रहे, पाकिस्तान में आ गए, जो कुछ समय पहले गौरवान्वित होते थे कि हम क्या हैं? भारत के नागरिक हैं, लेकिन आज वही उसी देश में क्या हो गए? पराये हो गए थे। अब विभाजन का आधार क्या रहा था? विभाजन का जो आधार रहा था वो बहुसंख्यक, यानी कि संख्या के आधार पर इनका क्या किया जाएगा? डिवाइडेशन अर्थात विभाजन किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, जहां मुस्लिम होंगे वह पाकिस्तान में आएगा, यानी कि मुस्लिम इलाका जो था वो पाकिस्तान में आएगा, और जो हिंदू और अन्य व्यक्ति जो रहते हैं वो क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जहां मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तान कहलाएगा और बाकी का हिस्सा जो था वो भारत कहलाएगा। इसके साथ साथ ऐसे दो इलाके जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, ऐसे दो इलाके थे जहां पे मुसलमानों की आबादी जो थी वो ज्यादा थी। जैसे अपन देख लेते हैं भारतीय नक्शे के अंदर पूर्व के अंदर यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, पश्चिम के अंदर यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। तो फिर समस्या क्या आ रही थी कि एक वह भाग जो पूर्व के अंदर है वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, एक पश्चिम का वह भाग जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो दो अलग अलग भूखंडों को जोड़ना या इन दोनों अलग अलग भूखंडों को कैसे जोड़ा जाएगा, यह सबसे बड़ी एक और समस्या थी इनके सामने। दोनों इलाकों को जोड़ना का कोई तरीका नहीं। अब इन दो अलग अलग भूखंडों को कैसे जोड़ के इस देश का क्या किया जाएगा, अर्थात पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। हर मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान जाने में राजी नहीं था। काफी ऐसे इलाके थे जो मुस्लिम इलाके में जाने से क्या नहीं थे? राजी नहीं थे। बड़ी आसानी से कह दिया कोई बात नहीं, जहां मुस्लिम इलाका है वो पाकिस्तान बन जाएगा, जो हिंदू कौम का जो इलाका है अर्थात जो बीच वाला ये जो है इलाका वो भारत बन जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ थी कि कुछ इलाके ऐसे थे जहां हिंदू भी थे लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम भी थे, और कुछ इलाके ऐसे थे जो मुस्लिम थे लेकिन उसमें कुछ संख्या किसकी थी? हिंदुओं की थी। तो फिर इनका विभाजन कैसे किया जाएगा? ये बहुत ही बड़ी क्या थी? समस्या थी। ये बहुत बड़ी क्या थी? हमारे सामने एक समस्या देखने को दिखाई दे रही थी। और इसके साथ साथ कुछ मुस्लिम इलाके जो थे ऐसे थे जो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयारी नहीं थे। इसी के साथ इसी क्रम में पश्चिमांचल प्रांत के निर्विवाद नेता अब्दुल गफ्फार जो थे वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के खिलाफ थे। अब हमारे जो पश्चिमोत्तर के सीमांत प्रांत के बड़े नेता थे अब्दुल गफ्फार, जो इस पूर्ण विभाजन के विरोधी तो थे ही और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के पूर्ण रूप से विरोधी थे। वह यह नहीं चाहते थे कि भारत के विभाजन हो, अर्थात भारत का विभाजन हो।